Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about a sample paper for class 10th. First of all, सेक्शन ए में MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दी HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then द वैल्यू ऑफ m इज़। इनमें से कौन सा ठीक होगा? तो सबसे पहले हमें HCF फाइंड कर लेना चाहिए 65 और 117 का। तो 65 से आप डिवाइड कर लीजिए 117 को। वन टाइम हम डिवाइड करेंगे, 65 आएगा यहाँ पर। 7 में से 5 माइनस किया 2, यहाँ पर 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5। 52 से अब आप 65 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम ही यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको। 52, 5 माइनस 2 इज़ 3। 13 से अब आप 52 को डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 इज़ इक्वल्स टू 13। अब क्वेश्चन में आगे ये बोला गया है कि ये जो HCF हमने फाइंड किया है, इट कैन बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। तो हम इस 13 को इस फॉर्म में लिख लेंगे। देन वी कैन राइट 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू 13। अब ये जो माइनस का 117 है, इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। एज अ लीनियर इक्वेशन हम इस पूरी इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेंगे। 65m इज इक्वल्स टू 13 प्लस 117, दोनों को ऐड किया, 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 कैरी जो था 3 और यहाँ पर 1। अब आप 65 से इसको डिवाइड कर लीजिए। m इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय 65। देन स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो m की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो आंसर जो होगा वो C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ zeros of quadratic polynomial is 11 and product of its zeros is 30, then the polynomial। स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इसका आंसर होगा। तो पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज़ x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, साथ में मल्टीप्लिकेशन में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² माइनस सम आपको दिया हुआ है 11, यहाँ पर 11 लिखेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इट इज़ 30। ये आपका पॉलिनोमियल तैयार हो गया है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ x² माइनस 30 है, हमारे पास 11 है, तो 11x वाला ये वाला टर्म है, x² माइनस 11x प्लस 30, ये बिल्कुल मैच होता है। तो आंसर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स, 3 कंडीशंस होती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये नॉट इक्वल है तो फर्स्ट टाइप होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। थर्ड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये थर्ड कंडीशन है, इट इज़ फॉर कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस की कंडीशन पूछी, तो A1/A2 इज़ नॉट, ये C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये तीनों कंडीशंस मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पर, ताकि आप किसी और क्वेश्चन को भी इसकी हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज -2। हमें यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, ठीक है, वन रूट इट इज़ -2, तो हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू, कोई नंबर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट गिवन है, तो आप उस वेरिएबल की जगह पर पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, -2 यहाँ पर हम पुट करेंगे। x² माइनस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 में, तो -2 का स्क्वायर माइनस p ब्रैकेट में -2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2p प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर 4 और 12 को ऐड कर लीजिए, प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हम 16 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, 2p इज इक्वल्स टू -16, p इज इक्वल्स टू -16 और डिवाइड बाय 2, p इज इक्वल्स टू -8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो आंसर जो होगा वो C हो जाएगा। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द AP 261, 255, 249, 243 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ध्यान रखेंगे, जब ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 0 वो टर्म होगी जो दोनों टाइप के इंटीजर्स को अलग अलग करेगा। एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमें नहीं पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से, कौन सा नेगेटिव इस अर्थमेटिक का ऑप्शन होगा, लेकिन हमें पता है कि 0 के बाद वाला ही टर्म होगा जो पहले, सबसे पहले नेगेटिव टर्म आएगा। तो हम इसको 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला an a प्लस n-1 इंटू डी का यूज़ करेंगे। an के प्लेस पर 0 रखेंगे, a फर्स्ट टर्म 261 प्लस n-1, डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लिया जाता है, तो d इज इक्वल्स टू होगा 255 माइनस 261। घटाइए, यहाँ पर 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 होगा, तो इसका जो d है वो आ जाएगा -6। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, 0 इज इक्वल्स टू 261, सॉरी यहाँ पर वैल्यू रख दिया माइनस का 6, 61 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस 6, इन दोनों को ऐड करिए, 0 इज इक्वल्स टू 200, जब 1 ऐड करेंगे 267 माइनस 6n, देन 6n इज इक्वल्स टू 267, n इज इक्वल्स टू 267 अपॉन 6। डिवाइड करेंगे हम इसको, 6 4 जा 24, 2 कैरी करेंगे, अगेन 6 4 जा 24 और 3 बच जाएगा, तो पॉइंट लगा करके 6 5 जा 30। तो जो 0 आएगा इस सीरीज़ में, जो 0 आएगा वो 44.5 टर्म पर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होने चाहिए थे। तो इसके बाद जो टर्म आएगी वो होगी 44.5 के बाद 45th टर्म। 45th टर्म जो होगी इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 0 इस सीरीज़ का कोई पार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो फिर 0 ना होकर के नेगेटिव साइड की होगी, तो नेगेटिव नंबर होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 45th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है द लेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक रोम्बस के डायगोनल्स आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस, आपको रोम्बस की साइड बतानी है कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ए, बी, सी और डी रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, दिस इज़ 40 सेंटीमीटर और ये जो डायगोनल है ये आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा और जो डायगोनल है 40 वाला 20 इधर और 20 इधर हो जाएगा, 13 वाला जो है 15 इधर और 15 इधर हो जाएगा। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये पॉइंट ओ, ए, बी, दिस इज 20, 15 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की जगह पर 15 का स्क्वायर लिखेंगे और बी स्क्वायर की जगह पर हम 20 का स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज़ 225 एंड 400। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा यहाँ से 625, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो रोम्बस की साइड है, तो इस रोम्बस की जो साइड्स हैं वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द लेंथ ऑफ ए बी। आपको यहाँ पर ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, कितनी लेंथ होगी। ओके, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है सर्कल को। साइड ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सी बी को दो पार्ट्स में 4 और 6 में डिवाइड किया हुआ है। आपको ए बी की वैल्यू बतानी है, कितनी लेंथ होगी ए बी की। तो ये सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सर्कल की एक थ्योरम का यूज़ करेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये दोनों जो मतलब यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम ए मान रहे हैं तो ए से यहाँ पर दो टेंजेंट्स हो जाएंगी, ई तक और एक एफ तक। ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ। ओके, ऐसे ही सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से डी तक और सी से ई तक इक्वल होगा, सी ई इज इक्वल्स टू सी डी। फिर बी से एफ तक और बी से डी तक इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ। ओके, तो जो बी डी है वो हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है, तो बी एफ जो है वो भी हमारे पास में कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो सी ई ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये टोटल लेंथ जो है सी ए की 12 सेंटीमीटर है, तो 4 निकाल दीजिए आप इधर से, तो ये 8 सेंटीमीटर कितना बच जाएगा, ए ई जो है वो बचेगा 8 सेंटीमीटर। अब ए एफ भी 8 ही सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाली वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर हो गई। हमें ए बी कैलकुलेट करना है, ए बी जो होगा दैट विल इक्वल टू 6 + 8 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P -3,2 एंड Q 5,7 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो। हमें यहाँ पर y एक्सिस की वजह से जो रेशियो बन रही है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो पॉइंट है -3,2 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, -3,2, और जो 5,7 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सपोज़ यहाँ पर 5,7 है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो
वाई एक्सिस पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेने हैं। जब ये वाई एक्सिस पर है तो सीधी सी बात है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी आप मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर अब हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 2 एंड 5, 7। यहाँ कहीं पर पॉइंट है 0, y। रेशियो निकालनी है हमें, रेशियो हम मान लेंगे k:1। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे हम, x = सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। तो देखिए ये x1 होगा, इसको हम y1 कहेंगे, ये x2 और ये y2। दिस पॉइंट इज़ x एंड दिस पॉइंट इज़ y, ये m1 और ये m2। अब हमें 0, ये हमें नोन वैल्यू है तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ 0 रखेंगे, m1 के प्लेस पर k, x2 के प्लेस पर 5 रखेंगे, प्लस m2 के प्लेस पर हम 1 रखेंगे, इंटू x1 के प्लेस पर -3, डिनोमिनेटर में k + 1। डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर 5k, यहाँ पर -3 = 0, 5k = 3, देन k = 3/5। के डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए, तो k:1 रेशियो जो होगा वो 3:5 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल B = 90 डिग्री, tan A = 1/√3, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C। तो एक ट्राइंगल है आपके पास में जिसमें एक एंगल आपको B 90 डिग्री गिवन है, एंगल A इसको मान लिया, एंगल C इसको मान लिया। हमें साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है उनका हम यूज़ करेंगे। हमारे पास में है tan A = 1/√3। अब देखिए जो tan A है उसकी वैल्यू 1/√3 आपको गिवन है, तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल A की। tan में ये वैल्यू इक्वल होती है 30 डिग्री के, तो A = आ जाएगा 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो एंगल्स आपको पता चल चुके हैं, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो डेफिनेटली एंगल C जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो एंगल C आपको मिल गया। अब आपको निकालनी है वैल्यू साइन C की, तो आप लिखेंगे साइन 60 विच इज़ इक्वल्स टू √3/2। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 25 meter away from the foot of the tower। स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें एक वर्टिकल टावर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें फिगर कंस्ट्रक्ट करना। तो सबसे पहले उसने बोला वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से 25 मीटर दूर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टॉप ऑफ टावर है, इसको यहाँ ज्वाइन करिए। जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ओके, तो आपको हाइट ऑफ टावर बतानी है मीटर्स में, तो इसको h मान लीजिए, ये आपने a मान लिया, ये पॉइंट B 90 डिग्री का एंगल होगा, ये C। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, तो 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन में बेस 25। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू h/25। 25 के आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, h इज इक्वल्स टू 25 √3 मीटर्स। तो आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ आर्क। आपको एक सेक्टर का एंगल दिया हुआ है, सेक्टर स्टूडेंट्स इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये MCQ क्वेश्चंस है,
आपको इतना मतलब फिगर वगैरह बनाने का इतना ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप जल्दी से उसको आंसर सॉल्व करना होता है। तो क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बहुत ही स्लो वे में आपको इसको समझा रहा हूँ जिससे आपको ये जल्दी समझ में आ जाए। तो ये 60 डिग्री है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 3.5, ठीक है। तो हमारे पास में थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया, रेडियस आर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और आपको ये आर्क लेंथ बतानी है। ओके, ये लेंथ बतानी है। तो आर्क लेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। वैल्यूज़ रख लीजिए, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू लिखेंगे 3.5। देखिए 60 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 टाइम्स आप इसको डिवाइड कर पाएंगे। अब 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, और डेसिमल यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 से अब आपको इसको डिवाइड करना है तो ये होगा 3 3 जा 9.2 बचेगा, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3.66 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। एक सरफेस स्फीयर आपको दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम और जिसका सरफेस एरिया इक्वल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेंगे, दैट इज 4/3πr³। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r⁻³ कैंसिल, हमारे पास केवल r बचेगा, और ये जो 3 है इसको आप इधर ले जाएंगे 3 यूनिट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो r की वैल्यू 3 यूनिट्स हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ द मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26, तो मीडियन आपको गिवन है 26, मोड आपको गिवन है 29, आपको मीन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 26, मीडियन की वैल्यू रखेंगे, माइनस मोड 29 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 2 जा 7 और 1 8, माइनस 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, इधर हमारे पास में है 2 मीन। अब मीन की वैल्यू निकालने तो यहाँ पर 2 की कोई ज़रूरत नहीं, 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 49/2, विच इज़ इक्वल्स टू, डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0.1 बचेगा, 2 5 जा 10, 24.5, this will be right option. Question number 14, the cards bearing numbers 2 3 4 ... 11 are kept in a bag। एक बैग में कार्ड्स को रखा गया है जिन पर नंबर 2 से लेकर के 11 तक लिखे हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स 2 से लेकर के 11 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं आप उनको लिख लीजिए एक बार। प्राइम नंबर्स होंगे 2 3 5 7 एंड 11।
ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 और 11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम आपको यहाँ पर बतानी है कितनी होगी। तो टोटल प्राइम नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन टोटल नंबर्स कितने होंगे 11 तक, तो 11 तक टोटल नंबर्स हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 10, 1/2। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15 में इफ़ 1 and alpha are zeros of the polynomial x square minus 5x plus 4 then the value of alpha। तब हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर 1 और अल्फ़ा जो है इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ गिवन हैं, तो हमें यहाँ पर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम सम और प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि सम कितना है और प्रोडक्ट कितना है। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है दो ज़ीरोज़ अगर किसी भी पॉलिनोमियल के हैं अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की जगह पर तो हम यहाँ अल्फ़ा लिख लेंगे और बीटा की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, देखिए बी की वैल्यू होगी यहाँ पर -5 और ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 1। यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेंगे -5 अपॉन 1। तो अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 इज़। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमने याद की हुई होंगी, तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेंगे। cos 0 1 होता है मल्टीप्लिकेशन, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है मल्टीप्लाइड विद cos 45 1/√2 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर सबके न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में तो होगा √3/2 2 4 √2। इनमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसके साथ मैच हो रहा है, या आप ये समझिए कि किसी भी वैल्यू में जो भी डिनोमिनेटर हैं वो रेशनल नंबर हैं। हमारे पास जो वैल्यू वो इरेशनल नंबर में है, तो हम इसका रेशनलाइजेशन भी साथ साथ कर देंगे। तो √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा, 4 इंटू √2 का √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 होगा, √6/4 2 8। तो √6/8 ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 8 to 12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बलून है जिसकी स्टार्टिंग में रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और फिर उसको हमने एयर पंप करने के बाद में हमने पाया कि उसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशंस में हमें सरफेस एरिया पता करना है। इसका सरफेस एरिया S1 मान लीजिए, इसका सरफेस एरिया S2 मान लीजिए। तो S1/S2 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr1² हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4πr2² लिख लेंगे। 4π से 4π कैंसिल, r1 की वैल्यू हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू हमें गिवन है 12 का स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए 8 × 8 और यहाँ पर 12 × 12 डिवाइड कर लीजिए, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और नीचे 3 3 9। तो जो रेशियो होगी वो 4:9 होगी। ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिए इसमें ऑप्शन एक कम है, सही आंसर ही लिखना छूट गया था, तो 4:9 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ फिश टैंक हैज़ 5 मेल 8 फीमेल फिश। तो टोटल फिश कितनी हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 8 13। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन फिश इज़ टेकन आउट इट इज़ मेल। तो मेल कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल्स टू 5/13। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।